A very warm welcome to all my dear students. I hope you all are doing really well. So guys, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। सबसे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या किया था। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में, वन सेकेंड लेट मी डू इट। तो हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने गाइस एक तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, करेक्ट। इसके अलावा हमने पार्टनर्स के राइट्स के बारे में पढ़ाई करी थी कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कि पार्टनर्स को अवेलेबल होते हैं, मगर वो राइट्स जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। यानी कि पार्टनर्स ने अगर आपस में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया हुआ है जिसके तहत मान लीजिए जैसे मेरा एक राइट है, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट, एक राइट है हमारे पास कि सभी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि उनको कंसल्ट किया जाए, उनके एडवाइस लिया जाए और उनकी बात भी रखवाने का उनको मौका दिया जाए। तो ये वाला जो राइट है अगर कोई एक पार्टनर चाहे तो गिव अप कर सकता है। कैसे? स्लीपिंग पार्टनर बनके कि भाई मुझे मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बनना, मुझे स्लीपिंग पार्टनर बना दो, पैसिव या डोमिनेंट पार्टनर बना दो। तुम लोगों को आपस में मिलकर जो डिसाइड करना है मैनेजमेंट के डिसीजंस को लेके वो तुम लोग डिसाइड करो। कहने का क्या मतलब है कि पार्टनर्स के जो राइट्स है ना बच्चे, दोज राइट्स आर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट और द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। उन लोगों ने आपस में मिलकर अगर डिसाइड किया है कि रेम्युनरेशन मिलना चाहिए तो मिलेगा, अगर नहीं डिसाइड किया है तो लॉ तो कहता है कि पार्टनर्स आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज, तो उनको रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, पार्टनर्स ड्यूटीज, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होती है हमने उसके ऊपर एक नजर डाली थी कि ऐसी देखो ड्यूटीज के केस में आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। उसके केस में मैं ये नहीं कह सकती सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, नो। Duties are the compulsory obligations. These are the compulsory performances which are to be given by each and every partner irrespective of the amount of the capital they have contributed in the partnership. मतलब चाहे किसी आपने कम पैसा लगाया हो या ज्यादा पैसा लगाया हो, जो बेसिक ड्यूटीज एक पार्टनर की बनती है ना वो मेंशन करी गई है और वो हम लोगों को सबको सभी पार्टनर्स को फुलफिल करनी होगी। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, बाकी के टॉपिक्स का हमने रिवीजन किया है, पिछले लेक्चर में भी किया था और आने वाले लेक्चर्स में भी कर लेंगे। आज जो है हम क्या करते हैं, पहले पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फटाफट से रिवाइज करते हैं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या होती है? देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो होती है ना वो हमें पता करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है ना, सभी पार्टनर्स जो है बच्चे वो हम लोगों के पर्सनली लायबल होते हैं। पर्सनली लायबल, पार्टनर्स आर लायबल पर्सनली। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट्स हैं वो इनसफिशिएंट रह जाते हैं पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो हम पार्टनर्स को बोलेंगे कि भाई अपना पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकालो, अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज चाहे से तुम्हें बेचनी पड़े वो बेचो, मगर जो फर्म का डेब्ट है उसको पे करो। तो ये कंपनी की तरह नहीं होता है। कंपनी के केस में क्या होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग, कंपनी की लाइबिलिटी अलग। मेंबर्स ने जितने शेयर्स खरीदे थे उसको उतने का ही पेमेंट करना है, उसके ऊपर आप उससे 1 रुपया नहीं मांग सकते। मगर पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में बहुत फ्रीडम मिलती है आप लोगों को। इसी के साथ साथ बहुत सारे अगर मैं कहूँ बर्डन्स भी आते हैं, और उनमें से एक बर्डन ये है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, वो अपनी उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर पर्सनली लायबल टूवर्ड्स दी फॉर्म। लेकिन पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को तभी छेड़ा जाएगा, पार्टनर्स की प्रॉपर्टीज को तभी कैलकुलेट किया जाएगा फॉर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए अगर फॉर्म के जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट रह जाए तो। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर का कोई पर्सनल सामान उसके ऑफिस में रखा हुआ है ना, पार्टनर का कोई पर्सनल अपना घर का सामान उसने अपने ऑफिस में अपने केबिन में रखा हुआ है, तो क्या आप उसको भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मान लोगे? क्या उसको भी, उसके ऊपर भी सारे पार्टनर्स का हक हो जाएगा? क्या कल को अगर डेप्ट हमारा पे करना है तो क्या वो वाले एसेट्स भी आप काउंट करेंगे जो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स है? द आंसर इज नो। इसीलिए हमें डिफरेंशिएट करना, एक डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टनर्स के अपने पर्सनल एसेट्स क्या होते हैं और फर्म के जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमें मेन फोकस करना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
लेट मी चेक, सारा रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हाँ जी, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच केम इनटू फोर्स ऑन 1st of October 1932 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। इसमें हमें अभी ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाती है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्म की प्रॉपर्टी में काउंट होंगी। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो फॉर्म की प्रॉपर्टी में काउंट होती है, वो भी आपके पार्टनर्स आपस में मिलके खुद डिसाइड करते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशंस ऑफ द पार्टी। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, उसको हम लोग कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, उसे हम लोग जॉइंट स्टॉक भी कहते हैं, पार्टनरशिप के एसेट्स भी कहते हैं, जॉइंट एस्टेट्स भी कहते हैं, मतलब मल्टीपल नाम उसको दिया गया है। मगर बेसिकली हर वो चीज जो पार्टनर लेकर आया था पार्टनरशिप की शुरुआत में, all the property right and the interest, all the property right and interest which partner may have bought into the common stock, मतलब हर वो चीज जो एक पार्टनर अपनी तरफ से लेकर आया था, उसने अपनी तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी, इन मे बी इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल और मे बी इन एनी अदर फॉर्म, वो चीज वो इस मकसद से लेकर आया था कि वो फॉर्म में इस्तेमाल होगी, उसका खुद का इंटेंशन यही था। तो वो प्रॉपर्टी अब क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। और फर्म के डेब्ट्स अगर कल को पे होंगे तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा फर्म का बिजनेस जब चल रहा होता है तो बीच बीच में भी ना कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। कभी पैसों का कंट्रीब्यूशन, कभी फर्नीचर का कंट्रीब्यूशन, कभी इक्विपमेंट्स का कंट्रीब्यूशन, कभी टाइम का कंट्रीब्यूशन, किसी ना किसी चीज का कंट्रीब्यूशन चाहिए, किसी की रॉयल्टी का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का राइट प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट जो कि एक्वायर किया जाए या फिर परचेज किया जाए फर्म के द्वारा, कैसे, बिजनेस करते समय, कैसे किया जाए, बिजनेस करते समय, और इसके अलावा गुडविल ऑफ द फर्म, ये तीनों चीजें जब भी आप देखेंगे वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी। फर्म का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। किसी भी एक पार्टनर का इंडिविजुअली किसी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो आपने कुछ समय के लिए अपने बिजनेस में लगाई थी कि यार चलो फॉर द मीन वाइल हम काम निकाल निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर कोई भी चीज फॉर्म के बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो वो हर चीज फॉर्म की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में फोटोकॉपी मशीन का। तो वी नीड टू बी वेरी मच श्योर कि कौन सी प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल पार्टनर्स की कहलाएगी। उसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो डिफरेंशिएशन ना आप ज्यादातर तभी समझते हैं जब या तो कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा होता है या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा होता है तो अपने साथ और कैपिटल या कोई फर्नीचर या इक्विपमेंट या कुछ ना कुछ लेकर आता है। ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंट सेटल हो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में ही हम पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है ना उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा समझते हैं। अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राइट्स ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था। तो राइट्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलो। सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब कोई भी चार पार्टनर मिलकर ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कोई एक जो है वो आपका स्लीपिंग पार्टनर बनेगा, कोई एक जो है वो ही सारा काम संभालेगा, वही एक्चुअल पार्टनर बनेगा, नहीं। आइडली आपस में अगर आप लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया सब पार्टनर्स ने तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने आपस में डिसाइड नहीं किया तो उस केस में ईच एंड एवरी पार्टनर हैज गॉट द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब सारे के सारे पार्टनर्स अगर चाहें तो एक्चुअल या फिर एक्टिव पार्टनर का रोल प्ले कर सकते हैं। दे ऑल हैव गॉट द राइट। एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो मन तन धन हर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है टूवर्ड्स द फर्म, है ना, पूरी तरीके से फर्म की सब एक्टिविटीज का हिस्सा बनता है और पैसों से, मन से, तन से, धन से हर तरीके से उसकी मैनेजमेंट का मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट रखता है। उसे पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय गया, कौन सा एम्प्लॉय आया, कहाँ से रॉ मटेरियल आया, कहाँ पे रॉ मटेरियल गया, कैसे फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे मार्केटिंग होती है, फिर कैसे सप्लाई होती है, कितनी डिमांड है, क्योंकि वो इन्वॉल्व है पूरी मैनेजमेंट में, करेक्ट।
तो अनटिल एंड अनलेस कुछ आपस में ही पार्टनर्स ने डिसाइड किया है तो अलग बात है, तो अलग बात है। अदरवाइज एज पर द आईपीए 1932 ईच एंड एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब इसके बाद सब पार्टनर्स अगर कंडक्ट का हिस्सा बन भी रहे हैं, सब बन रहे हैं या चार बन रहे हैं या दो बन रहे हैं या एक ही एक्टिव पार्टनर है बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर है, ऐसा भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जितने भी एक्टिव पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे बात करूंगी स्पेसिफिकली एक्टिव पार्टनर्स हैं, दे ऑल हैव गॉट द राइट टू बी कंसल्टेड। बहुत सारे केसेस में तो स्लीपिंग पार्टनर का भी कंसल्टेशन लिया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन आ जाए, डिसोल्यूशन लेना है, करना है या ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ऐसे केसेस में, ठीक है। अदरवाइज ईच एंड एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू बी कंसल्टेड। कोई भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है वो मिलकर एक डिसीजन नहीं ले सकते, इवन इफ वो सबका जो है रेजोल्यूशन एक ही की तरफ क्यों ना हो, डिसीजन चाहे से उनका एक ही क्यों ना हो, तब भी सभी पार्टनर्स को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दे हैव गॉट अ राइट टू बी कंसल्टेड। तीसरा पॉइंट, राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स। देखो मैंने माइनर जब पढ़ाया था ना, माइनर एज अ पार्टनर, तो मैंने आप सबको कहा था कि माइनर के पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस भी कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी भी रख सकता है। क्यों? क्योंकि माइनर को प्रॉफिट्स मिलते हैं, है ना। माइनर को हमेशा एक ऐसा पार्टनर है जिसको प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो वो प्रॉफिट कहीं कम तो नहीं मिल रहा, कहीं उस प्रॉफिट में कुछ किसी भी तरीके की कोई बात छुपाई तो नहीं गई है, वो सब पता लगाने के लिए उसके पास पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने गार्जियन की मदद से पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। मगर बाकी के रिकॉर्ड्स का क्या? सिर्फ अकाउंट्स की बुक थोड़ी ना होती है, सिर्फ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स थोड़ी ना होते हैं। कितने पार्टनर्स आए, कितने गए, फर्म का क्या बिजनेस है, वो क्या काम करती है, कितना करती है, कैसे करती है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना रॉ मटेरियल आता है, कॉस्ट शीट, ईच एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो आपके जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, जो मेजर पार्टनर्स होते हैं, दे हैव गॉट द राइट कि वो हर तरीके के रिकॉर्ड्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, हर तरीके के रिकॉर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। देखो, राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स, वो एक्सेस भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, राइट ऑफ रेम्यूनरेशन। आइडली एज पर आईपीए 1932 किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैम पार्टनरशिप में सभी तो पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं मतलब दे ऑल आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, तो उनको सैलरी क्यों देनी है, राइट। लेकिन अगर आपके जिस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, अगर उसमें ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ये कस्टम चलता आ रहा है कि नहीं जी सैलरी तो देनी चाहिए, एक्चुअल पार्टनर को देना पड़ेगा क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द फॉर्म, तो आप दे दो। या फिर आपस में आप पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि हाँ यार, हम पांचों पार्टनर्स में से ना एक ये पार्टनर है जो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा बिजनेस हैंडल करता है, ही डिजर्व समथिंग मोर देन प्रॉफिट, तो हम इसको रेम्यूनरेशन देंगे ऑफ एवरी मंथ, से लाइक 70,000 रुपीज और मे बी 60,000 रुपीज और वट एवर हैज बिन डिसाइडेड। इफ नथिंग, देन नो रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपस में आपने डिसाइड नहीं किया, देन इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड ऑल्सो इन केस ऑफ लॉसेस ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देखो, अगर आपने अपना पार्टनरशिप का रेशियो रखा हुआ है, मान लो 30:30:40, ठीक है, तीन पार्टनर्स थे और तीनों पार्टनर्स ने 30:30:40 रखा है, तो लॉसेस जो है वो भी 30:30:40 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही लॉस शेयरिंग। हाँ, अगर आपने लॉस शेयरिंग रेशियो अलग डिसाइड किया है, मान लो आपने एक्चुअल पार्टनर के हो जिसको आप सैलरी दे रहे हो हर महीने की, उसको आपने ये बोल दिया कि भाई लॉस शेयरिंग रेशियो तेरा जो है 5% ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तुम ही सारी मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हो, तुमको पता है कि कौन सा सामान कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कितना बिकता है, कौन सा एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, कितने कस्टमर्स हैं, मार्केटिंग कैसी चल रही है, यू नो एवरीथिंग, और तुम्हारे ही सबसे ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, करेक्ट। तो लॉसेस का 5% का एक्स्ट्रा रिस्क तुम लो। सैलरी तो तुम्हें मिल ही रही है हर महीने की, प्रॉफिट भी मिलेंगे अगर प्रॉफिट्स हुए तो, लेकिन लॉसेस हुए तो क्या, उस पे भी तो फिर तुम्हें लेना चाहिए ना एक्स्ट्रा अपना पार्ट। तो दैट इज द केस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। देखो, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, आइडली कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, मगर फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो अगर प्रॉफिट्स हुए तो आप दे दो, अगर
कैपिटल पे से इंटरेस्ट आप दे सकते हो अगर प्रॉफिट्स हुए तो। अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो ये मत सोचना कि एक पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है दूसरे पार्टनर की कैपिटल में से निकाल के दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस जो है, एडवांस का मतलब क्या होता है, पार्टनर जो है ना जब कैपिटल देता है तो वो ओनर्स फंड्स होते हैं, लेकिन जब वो एडवांसेस देता है तो वो लोन की फॉर्म में देता है, इन द फॉर्म ऑफ द बोरोड फंड्स। तो वहां पर ही इफ ही वांट्स, ही इफ क्या मिलता है, मतलब उसको 6% तक का इंटरेस्ट पर एनम। ही एवरी पार्टनर हैज गॉट अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड। देखो वैसे तो हर कोई पार्टनर सोचकर समझकर चलता है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता है, लेकिन हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या, कि सभी पार्टनर्स के बीच में आपस में ये रिलेशनशिप होता है पीएपी का। पीएपी का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, ये एक दूसरे के एजेंट भी हैं, ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, राइट। और एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप जो है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। उस केस में क्या होता है कि आपका एजेंट जो कुछ भी बना रहा है, जो जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है, पार्टनर योर प्रिंसिपल पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट, है ना। यही होता है ना प्रिंसिपल और एजेंसी का रिलेशनशिप, करेक्ट। लेकिन पार्टनरशिप में क्या खास बात होती है कि सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट और सभी पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि किसी एक पार्टनर ने कुछ भी किया बाकी के सभी पार्टनर्स उसके लिए लाइबल माने जाएंगे, करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है, कोई फ्रॉड या कोई ऐसी नेग्लिजेंसी हो जाती है, मतलब जिस पे वो ध्यान रख सकता था फिर भी उसने नहीं रखा और फिर लॉस हो गया, वो लॉस बाकी के पार्टनर्स बियर नहीं करेंगे। आप जिस पार्टनर से गलती हुई है वो ही बियर करेगा। अगर बाकी के पार्टनर्स को पे करना भी पड़ गया तो ये फर्स्ट पार्टनर को उन्हें इंडेमनीफाई कॉम्पनसेट करना होगा। नेक्स्ट है राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ना हमारा आज होगा, हम करेंगे आज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, कि आपकी मर्जी के बगैर, ठीक है, सारे पार्टनर्स की मर्जी के बगैर आप कभी भी एक नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। बस, राइट टू रिटायर। देखो विद दी अगर मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप एट विल की, तो आपको किसी की परमिशन चाहिए ही नहीं। आप एक पब्लिक नोटिस दीजिए, अपने पार्टनर्स को भी इन्फॉर्म करिए और पार्टनरशिप फॉर्म से अलग हो जाइए अगर आप चाहते हैं तो। कितना फ्रीडम है ना। और अगर मैं बात करती हूँ पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, तो उस केस में भी आपके सभी पार्टनर्स जो हैं, यू नो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, आप कोई भी एक पार्टनर अगर चाहे, अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ही हैज गॉट अ राइट टू रिटायर। नेक्स्ट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। ऐसे ही आप कभी भी किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसको हम डिटेल में करेंगे लेटर ऑन। फिर आता है राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। देखो कॉम्पिटिटिव बिजनेस के रिगार्डिंग ना मैं एक चीज आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, कि जब हमने ड्यूटीज में भी पढ़ी थी ये बात, हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। ये है कॉम्पिटिटिव बिजनेस। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है, सिमिलर बिजनेस। आप सबको याद होगा कि मैंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो स्टार्ट की थी, है ना। नए लोगों के साथ कुछ करते हैं अभी। मेरे पास मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, सिंपल लेते हैं। मेरे पास पार्टनर हैं, एक है मिस्टर मोहन, एक है मिस्टर तरुण, और एक है मिस्टर, इसको हम ऐसे ले लेते हैं आप लोगों के लिए भी। एक है मिस्टर मोहन, एक है मिस्टर अरुण, और एक है मिस्टर वरुण, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स हैं और इन तीनों का कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस है। किस चीज का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का इनका अपना खुद का बिजनेस है। अब अगर एक पार्टनर जो है इन तीनों में से छोड़कर जाना चाहता है, जिसका काम ही आज तक कोचिंग का था, तो सोचो क्या वो आगे चलकर कोचिंग का काम करेगा नहीं क्या, डेफिनेटली करेगा। इसीलिए कॉम्पिटिटिव बिजनेस जो है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। लॉ मेकर्स कहते हैं, पहली बात तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है, सिमिलर बिजनेस। सिमिलर बिजनेस है ना। तो एज पर द लॉ, एज पर द लॉ जब मेरी ये पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, ठीक है, इस पार्टनरशिप फॉर्म का नाम है वैम, वैम इंस्टीट्यूट ऐसे ले लेते हैं ना, या कुछ भी, एम, जो whatever, जो भी आपको लेना है, ठीक है, इसे ये एक इंस्टीट्यूट है। अब अगर तो आप एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अभी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है ऑलरेडी,
तीनों के तीनों आप लोग मिलकर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो अब इस पार्टनरशिप फॉर्म में आप सभी का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आप सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया करके जो है कोई भी सिमिलर बिजनेस दूसरा मत करिए। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, उसको तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग इसके साथ साथ जो है ऐसा ही कोई और बिजनेस भी करता रहे। हाँ, अगर तुम लोग आपस में, मान लो वरुण चाहता है कि एक इंस्टीट्यूट तो ये दिल्ली में खुला हुआ है, मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट मुंबई में भी खोलूंगा। अच्छा, वो इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए वरुण ने क्या बोला कि मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट मुंबई में भी ओपन करना है, मगर इस चीज के लिए मोहन और अरुण नहीं माने। तो वरुण ने क्या बोला, यार मुझे अलाउ करो, मैं अपना ओपन कर रहा हूँ मुंबई में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर मोहन और अरुण मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो उस केस में लॉ मेकर्स कहते हैं वरुण, यू आर नॉट अलाउड टू ओपन सिमिलर बिजनेस, यू आर नॉट अलाउड टू डू सिमिलर बिजनेस। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपने, कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो अपने बचे हुए बाकी पार्टनर्स से पूछे बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस या सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ दी है, यानी कि मान लीजिए कि आपने रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन करते ही आप चले गए छोड़कर, अब आप बन गए हैं आउटगोइंग पार्टनर। तो ये जो आउटगोइंग पार्टनर होता है ना बच्चे, ये आपका चाहे तो सिमिलर बिजनेस या फिर कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है, मगर इसे ना तो फॉर्म के नेम का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ना ही इसको कहीं से भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है, ठीक है, ना ही पुरानी फॉर्म के कस्टमर्स को इंड्यूस करना है, ना ही पुरानी फॉर्म के नाम को यूज करना है, ना ही उसके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना है कि पता चला रिकॉर्ड्स तो है ही सारे बच्चों का, है ना। तो वरुण ने क्या किया, बच्चों की लिस्ट जो थी इसके पास पहले से रखी हुई थी उसका इस्तेमाल करके अपने इंस्टीट्यूट में बुलाना शुरू कर दिया। ये काम आप नहीं कर सकते। आपको एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटिव बिजनेस अगर आपको करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द लॉ आप कर सकते हैं, मगर ना तो आप फॉर्म के नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी, ना तो आप फॉर्म के नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज कैरिंग ऑन दी बिजनेस ऑफ दी फॉर्म, और ना ही आप क्या कर सकते हैं बताइए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सॉलिसिट दी कस्टमर, solicit the customer who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस अगर आपने फुलफिल कर दी है तो आपको कॉम्पिटिटिव बिजनेस करने से ना आउटगोइंग पार्टनर कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आउटगोइंग पार्टनर जब जा रहा था या उससे पहले कभी भी ये डिसाइड किया था, इन तीनों ने ही पार्टनरशिप फॉर्म बनाते समय ना, जब इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, मोहन, अरुण और वरुण ने पार्टनरशिप बनाते समय पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज मेंशन किया था कि हम तीनों में से अगर कभी भी कोई भी छोड़कर जाएगा तो एज पर द लॉ कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर तो सकता है, मगर 1 साल तक सेम एरिया में नहीं कर पाएगा, 1 साल तक सेम एरिया में बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा दी आपने, अग्रीमेंट बनाकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन। तो एज पर द लॉ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लिमिटेड लोकेशन के लिए होती है, इट इज कंप्लीटली वैलिड। एंड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जो हमने रीस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ा था, सेक्शन 27 का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर लिखा है कि रीस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है वो वॉइड होता है, मगर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो वॉइड नहीं है। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो लिमिटेड टाइम के लिए हो, जो लिमिटेड पीरियड के लिए लगाई जाए, ये पूरी तरीके से आपकी वैलिड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। ये भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जो ये जो आप लोगों का आउटगोइंग पार्टनर है ना बच्चे, इसकी ड्यूटी बनती है कि ये पब्लिक नोटिस सर्व करे। अगर इसने पब्लिक नोटिस सर्व किया था तो इसने अपनी तरफ से सारी ड्यूटीज फुलफिल कर दी। ठीक है, अगर इसने पब्लिक नोटिस ही सर्व नहीं किया तो अब जब तक इसका अकाउंट सेटल नहीं होता, जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं देगा, तब तक फॉर्म में जो भी लॉसेस होंगे वो इसको भी बियर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर इसने पब्लिक नोटिस जो है वो नहीं दिया, किसको,
पब्लिक को नोटिस नहीं दिया कि भैया मैं अलग हो चुका हूँ, तो ऐसे केस में फर्म में जो भी लॉसेस हुए, अगर अगर हुए तो इस आपके जाने वाले पार्टनर वरुण को भी बियर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसने अपनी तरफ से पब्लिक नोटिस दिया है तो इसकी ड्यूटी फुलफिल हो जाती है। लेकिन पब्लिक नोटिस देने के बावजूद भी अगर फर्म ने इसके अकाउंट सेटल नहीं किए, देखो अगर फर्म ने इसका अकाउंट सेटल कर दिया, जो इसके हिस्से का कैपिटल था, जो इसके हिस्से का प्रॉफिट था, जो भी इसके हिस्से की पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बनती थी, वो इस सब कुछ इसको दे दिया, तो ठीक है, बात वही खत्म हो गई। लेकिन अगर इसका अकाउंट जो है वो सेटल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो जब इसने रिटायर किया था, मान लो आज 25 सितंबर को इसने रिटायर किया था, इसके अकाउंट सेटल हुए अगले महीने 25 दिसंबर में। इस एक महीने में, इस एक महीने तक तुम्हारे पुराने पार्टनर्स इस आउटगोइंग पार्टनर की कैपिटल संभाल के बैठे हो, तो भैया उस पर इंटरेस्ट दो या फिर प्रॉफिट का हिस्सा दो। तो वो आपका आउटगोइंग पार्टनर यानी कि वरुण डिसाइड करेगा। याद रखिएगा 3 पार्टनर्स मोहन, अरुण एंड वरुण। ठीक है, ये हमने कर लिया था वैसे। राइट टू डिसॉल्व द फॉर्म आपकी, स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पार्टनरशिप एट विल की, उसमें तो भाई एक ही पार्टनर अगर चाहे ना पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है। मैम ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि वरुण जो है ना, वो कह रहा है मैं पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है ना वरुण, अरुण और मोहन की, इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि तुमने फॉर्म के बिजनेस में, ये जो फॉर्म का नाम जो है उसमें मेरा नाम भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस नाम से बिजनेस नहीं कर सकते तुम, ये फॉर्म रिफ्लेक्ट जो है बंद करो। बाकी के पार्टनर्स ने मना कर दिया, और थी ये मेरी क्या, पार्टनरशिप एट विल। तो वरुण भी अगर पब्लिक नोटिस देकर अगर चाहे ना पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व कर सकता है। तो मैम इससे अरुण का और मोहन का नुकसान होगा, थोड़ा सा तो होगा। तभी तो आपको सिखा रहे हैं कि एक पार्टनरशिप करते समय आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ थोड़ा सा सहन भी हो सकता है आपको करना पड़े। राइट, तो कभी कभी कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती है ना, जैसे कि अरुण और मोहन अब जो भी बिजनेस करेंगे अपने नाम से करेंगे, प्रॉफिट्स आएंगे इनके अपने नाम से आएंगे, उस पे वरुण का कोई भी क्लेम नहीं होगा। अब नई पार्टनरशिप फॉर्म बना लो और उसको नए नाम से इंस्टीट्यूट को चलाओ, नए नाम से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाओ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ड्यूटीज करी थी पिछले लेक्चर में। तो ड्यूटीज ऑफ द फर्म में सबसे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, यानी कि दीज आर दोज थिंग्स जो आपको फुलफिल करनी ही होंगी, आपका मन हो तब भी ना हो तब भी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली मेरी आती है जनरल ड्यूटीज एज अ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज मतलब ये वो ऐसी जेनेरिक ड्यूटीज हैं, कॉमन ड्यूटीज हैं जो आपको हर पार्टनर को फुलफिल करनी ही होंगी वाइल कैरिंग ऑन द बिजनेस। दे आर बाउंड टू कैरी, जब भी वो बिजनेस कर रहे हैं हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी बिजनेस करे ना अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए ना करें, वो बिजनेस करे कॉमन एडवांटेज के लिए, जॉइंट एडवांटेज के लिए उस बिजनेस को कंडक्ट करे, अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। ठीक है, जब भी बिजनेस करें तो वो उसमें एक दूसरे के साथ जो है फेयर और फेथफुल रहे। जस्ट एंड फेथफुल का मतलब क्या है, फेयर और फेथफुल रहे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी पैसों की जैसी भी इंफॉर्मेशन है, उसे टाइम टाइम पर अपने सभी पार्टनर्स के साथ शेयर करते रहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइबल टू इंडेमनीफाई, वहां पढ़ा था ना राइट टू बी इंडेमनीफाइड। तो लाइबल टू, जिसने गलती करी है ही इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द होल फॉर्म। अगर आपने कोई फ्रॉड किया, भाई ये थोड़ी है कि, देखो माना मैंने कहा था कि वरुण, अरुण और मोहन, क्या पार्टनर्स का नाम क्या है, वरुण, मोहन और अरुण। माना मैंने कहा था कि एक पार्टनर कुछ भी गलती करता है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, क्योंकि जिस पार्टनर ने गलती करी ये मान के चलते हैं कि ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट टू द अदर पार्टनर्स, तो बाकी के पार्टनर्स भी लायबल बन जाएंगे। अरुण तो लायबल हो गई, बाकी के पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर आपका फ्रॉड कर रहा है, जानबूझकर गलतियां कर रहा है, नेग्लिजेंसी जानबूझकर दिखा रहा है, इस वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस सिर्फ इसी के अकाउंट से डेबिट होगा, बाकी के पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं होंगे। और बाई चांस अगर किसी एक पार्टनर को उसकी वजह से लॉस उठाना पड़ा,
then Arun is liable to compensate to that particular partner. Am I clear so far, everyone? Guys, please do share your feedbacks as and when required, as and when you feel कि हाँ अभी मैम इतना कर लिया है हमने, कितना कर लिया है उसका डिटेल्स देते रहा करिए। नेक्स्ट, इसके अलावा ईच एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू अटेंड द ड्यूटीज डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब सेंसिबली अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करिए। मान लो एज फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है तुम्हारी फर्म के बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपये रखे हुए हैं और तुम अपने क्रेडिटर को मान लो 80,000 का चेक काट कर दे रहे हो, तो ये कौन सी सेंसिबल बात हुई? जब तुम्हारे अकाउंट में 80,000 है ही नहीं, 80,000 है ही नहीं, हाउ कैन यू गिव दैट काइंड ऑफ मनी टू दी क्रेडिटर्स? अभी आपने चेक दे दिया 80,000 का, अकाउंट में है सिर्फ 50,000 रुपये, बट नेचुरली वो आपका क्या हो जाएगा? बाउंस होगा। बाउंसिंग चार्जेस लगेंगे वो भी, और जो इंसल्ट होगी वो भी। नुकसान तो पूरी फॉर्म का हुआ। तो ऐसे नहीं करना, सोच समझ के सेंसिबली यू नीड टू अटेंड द ड्यूटीज। ठीक है, वॉट एवर आपके पास किसी भी चीज़ की अगर नॉलेज है, अगर किसी भी चीज़ की आपके पास स्किल्स हैं, देन प्लीज प्लीज डू लेट योर पार्टनर्स नो अबाउट इट। अपने पार्टनर्स को बताइए कि ये काम मैं कर सकता हूँ या ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, या ये मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज या स्किल है, आई कैन बी हेल्पफुल टू यू ऑल। ठीक है, और बाकी आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब देखो क्या होता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट में अभी करा देती हूँ आपको। पहले मैंने आप सबसे कहा था कि हर पार्टनर को टू दे हैव टू वर्क टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब उन्हें कभी भी पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करना। उन्हें जो भी करना है ना, उन्हें जो भी करना है, क्या करना है? सबके प्रॉफिट के बारे में सोचना है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना। लेकिन फिर भी अगर कोई भी पार्टनर पकड़ा जाए कि उसने कोई प्रॉफिट कमाया है या तो फर्म की ट्रांजैक्शन से, ठीक है, कैसे? एग्जांपल देती हूँ, देखो सी, हमारे पास है अरुण, ठीक है, वरुण एंड मोहन, ये तीन पार्टनर्स हैं। इसमें से मोहन जो है ना, इसको टास्क मिला था कि ये एक पब्लिशर के पास जाएं और कुछ बुक्स जो है वो प्रिंट करवा ले हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। हमारा एक अपना इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पढ़ाता है सीए, सीएस और सीएमए के स्टूडेंट्स को। अभी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उन्हें बुक भी देनी होती है ना, अभी बुक भी तो प्रिंट करानी होगी। तो तीनों पार्टनर्स में से मोहन जो है, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जाइए पब्लिशर के पास और बुक्स प्रिंट करवाइए। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 400 बुक्स का प्रिंटिंग करवाना था। पब्लिशर ने क्या बोला कि बुक का जो कॉस्ट है, बुक का जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एट द रेट ऑफ से वन से 120 रुपीज। एक बुक पड़ेगी आपको 120 रुपीज की। अगर एक बुक 120 की पड़ रही है तो तीनों बुक्स जो है वो, मतलब 400 बुक्स, सॉरी, कितने की पड़ेंगी बताइए? टोटल जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट 400 इंटू 120, 48,000। अभी ये 48,000 को मैं क्या करूंगी? अब ये 48,000 आपने फर्म की जेब से निकलेंगे, है ना, ये तो फर्म की जेब से निकलेंगे, तीनों को इसका कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ेगा। अब चाहे से वो स्टूडेंट्स को आगे चल के 200 में बेचेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा? 48,000 रुपीज अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अच्छा, 48,000 अपनी ही जेब से देने का क्या मतलब है कि हर पार्टनर के हिस्से में कितना आ रहा है अमाउंट? if I'm not wrong, 3 1 are 3 and 1 3 6 are 18, हाँ, 16,000, 16,000 and 16,000 ईच, है ना। 16,000 16,000 16,000 का कॉस्ट जो है वो तीनों के अकाउंट में, आइडली अगर मैं कहूँ तो तीनों के नाम से डेबिट होगा, कि ये तीनों के प्रॉफिट्स में से 16,000 रुपए का रिडक्शन होगा, क्योंकि 48,000 की बुक्स की प्रिंटिंग हुई है। ये क्या है? बुक प्रिंटिंग चार्जेस। अब देखो हुआ क्या, सुनना बात को। हमारा जो मोहन था वो बहुत ही चालू निकला। हमारा जो मोहन था, इस मोहन ने क्या किया, ध्यान से सुनना। मोहन ने ना पब्लिशर के साथ डीलिंग कर ली।
मोहन ने पब्लिशर के साथ क्या डीलिंग करी कि हे पब्लिशर, बुक्स प्रिंट करवाता हूँ मैं तुझसे, 400 रुपये की बुक्स है, ठीक है, 400 बुक्स हैं, तू ऐसा कर, इनवॉइस जो बनाना है ना, इनवॉइस बनाओ तुम से 180 का, या फिर इनवॉइस तुम बनाओ 120 का नहीं बनाना। इनवॉइस जो बनेगा, अब ये हम गलत काम कर रहे हैं कुछ, क्या काम कर रहे हैं, मोहन ने पब्लिशर को क्या बोला कि जहां तुम 120 रुपए की बुक बेचते हो ना, 120 बेचने की बजाय तुम ऐसा करो, इसको 220 की बेचो। मतलब जो बिल बनाओगे ना फॉर्म के नाम पर या इनवॉइस बनाओगे, वो एक बुक का कॉस्ट ना 220 का लिख देना। अब अगर एक बुक का कॉस्ट मैंने 220 लिख दिया, तो टोटल 100 रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती है एक बुक के ऊपर। तो 400 बुक के ऊपर कितनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी बताओ जरा, 40,000 रुपए की, है ना। मतलब अभी तक जो बिल बन रहा था 48,000 रुपीज का, अब टोटल जो बिल बनेगा, अब जो टोटल बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 220, कितना हुआ ये, 88,000। अब इस 88,000 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ, तो 3 2 6, ठीक है, एंड 3 9 27, एंड फिर 29.6 समथिंग कुछ ऐसी है, कुछ इतना, मैं अभी इसको राउंड फिगर में 29,000 लिखती हूँ। ईच पार्टनर विल बी चार्ज 29,000, करेक्ट। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे मोहन ने पब्लिशर के साथ डीलिंग करी थी कि भाई तू ऐसा कर, इनवॉइस जो है ना वो 220 रुपए का बना कर दे। इससे क्या होगा, फॉर्म के अकाउंट से अप्रोक्सीमेटली ये बनता नहीं है, एक का 30 भी बन सकता है, या 29.666 समथिंग कुछ बनता है, मैंने अभी राउंड फिगर लिख दिया है। तो फॉर्म के अकाउंट से 88,000 रुपीज का बिल बनकर आएगा। अब अरुण और वरुण तो पब्लिशर के पास गए नहीं, मोहन को भेजा था, और पार्टनरशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, आप मोहन पे ट्रस्ट भी कर रहे हो, मगर मोहन यहाँ पे अलग ही गेम खेल रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने बोला पब्लिशर को कि हे पब्लिशर, तू 220 का बिल बना, जो 100 रुपए एक्स्ट्रा हम चार्ज कर रहे हैं ना, उसमें से 50 तो तुमने पब्लिशर को दे दिए, ये ले 50 रुपए तू रख हर बुक के ऊपर, हर बुक के ऊपर 50 रुपए रखने का मतलब समझते हो, पूरे 20,000 रुपए। और 50 रुपए मोहन जो है अपनी जेब में डालेगा, कितनी बुक्स के, 400 बुक्स के, कितने हो गए, 20,000। यानी कि बाकी के पार्टनर्स को दिखाने के लिए मोहन भी कितना बियर कर रहा है, 29,000, लेकिन एक्चुअल में उसमें से 20,000 रुपए तो उसको पास ऑलरेडी आ गए। तो सारा लॉस जो है देखा जाए वो किसके सर के ऊपर आ रहा है, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे पार्टनर ने क्या किया, मोहन ने क्या किया, पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है। क्यों किया, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो ना अगर पर्सनल प्रॉफिट चाहिए तो। पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है आपने, और फॉर्म में आप सेल्फिश नहीं हो सकते। कितना प्यारा देखो यहाँ पे जेरी बना हुआ है ना, स्टॉप बीइंग सेल्फिश, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16, अगर आपके पार्टनर्स ने आपस में मिलके कुछ और डिसाइड किया हुआ है कि ठीक है इसमें से अगर कुछ प्रॉफिट्स होगा, ये क्लाइंट मैं लेकर आया हूँ तो इसमें से 1% एक्स्ट्रा शेयर मैं लूंगा, या 1% प्रॉफिट मैं एक्स्ट्रा लूंगा। मतलब अगर आपके पार्टनर्स ने आपस में कुछ और डिसाइड किया है, जैसे मानो एक दूसरे को अलाउ कर रखा है कि प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, एक दूसरे को अलाउ किया है कि हाँ हाँ कभी कभी 1% या 2% का तू पार्टनर, तू ज्यादा मेहनत कर रहा है, तू एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लियो, तो आपस में कुछ डिसाइड किया है वो अलग बात है। अगर कुछ डिसाइड नहीं किया आपस में, देन किसी भी पार्टनर को ये राइट नहीं है कि वो फॉर्म की किसी भी ट्रांजैक्शन से, फॉर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, या फिर फॉर्म के बिजनेस कनेक्शंस या फॉर्म के नाम का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाए। अगर फिर भी उसने कमाया तो पहले तो उसे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट को पे करना होगा। किसे पे करना होगा, किसे पे करना होगा, टू द फॉर्म। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुमने कमाया है वो सारा पैसा तुम्हें फॉर्म को लौटाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। और
पहली बात आपको क्या बोला था कि आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर नहीं सकते, फिर भी अगर आपने किया, देखो क्या लिखा है, इफ अ पार्टनर क्या पार्टनर carries on the business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall be held accountable and pay to the firm all the profits made by him in that business. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कराया था, दैट नो पार्टनर, नो एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब अगर आप एक ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं तो और उस पार्टनरशिप फॉर्म का जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं ना, वैसा सिमिलर बिजनेस आप कहीं और ओपन नहीं कर सकते अपने बाकी के पार्टनर की परमिशन के बगैर। मानो मैंने 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ठीक है, नॉर्थ इंडियन कुजीन्स हम बेचते हैं, खिलाते हैं लोगों को, उसके 2 गली छोड़कर पार्टनर ने ना अकेले ही एक और अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो भाई ये तो तुम गलत हो गए ना। पहले तो तुम पार्टनरशिप फॉर्म में भी जुड़े हुए हो, वहां के भी सीक्रेट्स जान रहे हो, वहां पर भी तुम, वहां पर तो तुम प्रॉपर फिर कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाओगे, क्योंकि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो 3 में बट रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट अर्न करोगे वो अकेले तुम्हारी जेब में जाएगा, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए भाई कॉमन एडवांटेज के लिए काम करो ना, ये आपकी जर्नल ड्यूटीज में आता है, यू नीड टू वर्क फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। और अगर इतना ही है कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ अपना सोचना है, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है, जाइए जाकर सोल प्रोप्राइटरशिप खोलिए। और फिर उसमें ये भी ध्यान रखना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में फिर लॉसेस भी सारे आपको ही झेलने होंगे, आपके पास कोई एक्स्ट्रा माइंड भी नहीं होगा जो आपको एडवाइस कर सके या गाइड कर सके, और आपको ही सारा स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा। तो हर हर तरीके के बिजनेस के अपने फायदे हैं, सोच समझ कर करिए। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसलिए पार्टनरशिप का मैंने एक ये और ड्यूटी है, ये हर पार्टनर की क्या ड्यूटी बनती है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, स्टॉप बीइंग सेल्फिश, स्टॉप बीइंग सेल्फिश। अगर कोई भी पार्टनर फिर भी सेल्फिश हो जाता है, डिराइव करता है किसी भी तरीके का प्रॉफिट, कैसे, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, और फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शंस ऑफ द फर्म, और विद द फर्म नेम, तो उसे उस पूरे प्रॉफिट को के लिए अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, आंसरेबल होना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और साथ के साथ वो प्रॉफिट्स जो है फर्म को पे करना होगा। दूसरी बात, इसमें जो बात लिखी है, क्या दूसरी बात लिखी है, दैट नो एग्जिस्टिंग पार्टनर इज अलाउड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस इन सिमिलर टू द नेचर ऑफ द बिजनेस विच इज कैरिड ऑन इन द फर्म। मतलब कॉम्पिटिटिव बिजनेस भाई मत करना, फिर भी अगर तुम कर रहे हो, बिना बताए कर रहे हो, तो जो भी तुमने उस कॉम्पिटिटिव बिजनेस से पैसा कमाया है ना, वो सारा का सारा पैसा मुझे ला कर दो, किसे, फर्म को। फर्म का राइट बनता है उस पैसे के ऊपर, ठीक है। तो दीज आर द पर्सनल प्रॉफिट्स, ये भी एक ड्यूटी है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखो बात ये आती है कि मैम अगर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो चेंज हो जाए, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए। अभी तक तो मैंने क्या बोला, हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, हमने उसके राइट्स भी जाने, हमने उसके ड्यूटीज भी जानी। अब बात आती है कि मैम अगर हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है, राइट, उस पार्टनरशिप फॉर्म में अ, अगर कुछ बदलाव आ जाए तो क्या राइट्स भी चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म में मतलब मान लो चेंज कैसे आएगा, या तो कोई नया पार्टनर आ गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिल जाएगा, या तो कोई पुराना पार्टनर चला गया तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिल जाएगा, है ना। या फिर मान लो किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी भी वजह से चला गया, या किसी वजह से वो कोई आ गया नया पार्टनर, किसी ना किसी वजह से आपकी अगर पार्टनरशिप चेंज होती है, उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ पार्टनरशिप, इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। अब पार्टनरशिप फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने के क्या रीजंस होते हैं, या तो कोई नया पार्टनर आया, या तो कोई पुराना पार्टनर गया, किस वजह से मैम, हो सकता है उसने रिजाइन मार दिया हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस चेंज किया हो हमने। अभी तक जो है हमारे पास कितने पार्टनर्स थे,
वरुण, अरुण एंड मोहन, है ना। ये 3 पार्टनर्स थे। ये तीनों अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे थे। अब इन तीनों ने क्या डिसाइड किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर देते हैं, फॉर्म चलती रहेगी, पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं कर रहे, उसका बिजनेस चेंज कर रहे हैं। कोचिंग की जगह अब हम लोग जो है पब्लिशिंग का बिजनेस करेंगे, पब्लिशिंग का बिजनेस। ठीक है। पब्लिशिंग मतलब अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अदर अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग लेवल्स की बुक्स हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवा के हम उसको आगे सेल किया करेंगे। हम पब्लिशिंग का बिजनेस करेंगे। तो लॉ मेकर्स कहते हैं चाहे नया पार्टनर आए, चाहे पुराना पार्टनर जाए, या फिर फर्म के बिजनेस में बदलाव हो, कुछ भी हो, आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ना वो कभी चेंज नहीं होने वाली। मतलब अब इसमें भी वो भी चीज आ जाती ना कि अगर आपस में तुमने कुछ डिसाइड किया है तो अलग बात है। आपने सभी पार्टनर्स ने मिलकर अगर आपस में कुछ डिसाइड किया है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप तीनों ने आपस में कुछ डिसाइड नहीं किया है तो जो आपका रेशियो पहले चल रहा था वही रेशियो अब चलेगा। मतलब मान लीजिए कि इन सभी पार्टनर्स पहले प्रॉफिट अर्न कर रहे थे इक्वली, ये पहले प्रॉफिट अर्न कर रहे थे इक्वली, ठीक है। अब इसमें नया पार्टनर की एंट्री हो गई सोहन की, तो मेरे पास 4 पार्टनर्स आ गए। कौन कौन से? वरुण, अरुण, मोहन, सोहन। सोहन कौन है? मेरा न्यू पार्टनर। अभी लॉ कहता है अभी भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज चेंज नहीं होंगी, अभी भी जो प्रॉफिट्स बटेंगे ना वो कैसे बटेंगे, इक्वली। आप बताओ कुछ चेंज आएगा या नहीं? बताओ बताओ, सोचो। डेफिनेटली आएगा। पहले 3 जने थे जिसमें इक्वली बट रहा था, तो 33%, 33%, 33%। अब 4 जने हैं जिनमें इक्वली बटेगा, तो 25, 25, 25, 25। तो चेंज तो आया, चेंज तो आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा डेफिनेटली। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, राइट्स और ड्यूटीज, आपकी बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। चाहे से नया पार्टनर आए, चाहे से पुराना पार्टनर जाए, चाहे से आपके पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो आप चेंज ही क्यों ना करें, तीनों ही केसेस में ये होगा। ठीक है। अब आती है बात क्या कि मैम लेकिन अगर मेरी पार्टनरशिप जो फिक्स टर्म पार्टनरशिप थी, यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है उसमें कोई चेंज आ जाए, क्या चेंज आ जाए कि उसको आप ना समय खत्म हो जाने के बावजूद भी आप उसे कंटिन्यू रख रहे हो। याद है जब मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कराई थी, तब मैंने कहा था कि पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप है जो इच्छा अनुसार बनती है, इच्छा अनुसार बंद हो जा खत्म हो जाती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए बनती है, या फिक्स्ड वेंचर के लिए बनती है, या फिक्स्ड प्रोजेक्ट के लिए बनती है, करेक्ट। तो वो जो मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, उस केस में क्या होता है कि अगर आपका वो फिक्स्ड पीरियड खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आप फॉर्म अपनी चलाए जा रहे हो, बिजनेस चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या मान ली जाएगी, पार्टनरशिप एट विल। क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा से ही तो चल रही है, वरना टाइम तो कब का खत्म हो गया था। अब तो तुम्हारी इच्छा से ही चल रही है पार्टनरशिप, तो ये ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एंड विल बन जाएगी। अब इस बात का यहाँ पर क्या मतलब है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कहने का क्या मतलब है कि अगर नया पार्टनर आए या पुराना चला जाए, या फर्म का बिजनेस का नेचर चेंज हो जाए, कोचिंग की जगह पब्लिशिंग कर रहे हो या कोचिंग की जगह प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, तो इन तीनों ही केसेस में ना टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई फर्क नहीं आने वाला। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले चल रही थी वही टर्म्स एंड कंडीशंस अब भी चलेंगी। थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली चेंज आता ही है, कहने की बात है। हाँ, अगर आपस में मिलकर आप लोगों ने खुद ही कुछ डिसाइड कर लिया, खुद ही से टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो अलग बात है। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये मान के चलो कि लॉ ने तो बोला है कि जो पहले चल रहा था वो भी अभी चलेगा। पहले वरुण को 80,000 का रेम्यूनरेशन मिलता था, तो आगे भी नए पार्टनर आ जाने के बावजूद भी वरुण को 80,000 का रेम्यूनरेशन मिलता रहेगा, नो बदलाव एट ऑल। लेकिन
अगर ऐसा बदलाव आए, कैसा बदलाव, कि मेरी फिक्स टर्म पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यू चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो उस केस में क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल। तो अब जो भी प्रोविजंस आपके पार्टनरशिप एट विल को अप्लाई होते हैं ना, वो आपके पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाले पे फॉर्म पे अप्लाई हो जाएंगे। अब आपकी जो फॉर्म आपने बनाई थी, ये मान के चलते हैं अब वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं रही। मतलब पहले आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, जब तक वरुण था, अरुण था, मोहन था, जब तक आपकी मान लो ये तीनों पार्टनरशिप फॉर्म आपकी थी, 2 साल की बनाई थी आपने, 2 इयर्स की, क्या बनाई थी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, 2 साल की बनाई थी। इस 2 साल में कोई पार्टनर छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो बाकी के पार्टनर्स का कंसेंट लेगा। यही तो होता है ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बिफोर रिटायरिंग, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। या फॉर्म को डिसॉल्व, एक अकेला पार्टनर फॉर्म को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो। लेकिन अब क्योंकि आपने अपनी इस फिक्स टर्म पार्टनरशिप को आगे तक भी कंटिन्यू कर दिया है और वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल बन गई है, तो पार्टनरशिप एट विल के जो भी प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे कि पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर अगर फॉर्म को छोड़कर जाना चाहता है, तो वो सिर्फ पब्लिक नोटिस देगा और उस फॉर्म से अपने सारे रिश्ते खत्म कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी पार्टनर चाहे तो एक पब्लिक नोटिस देके पूरी की पूरी फॉर्म को डिसॉल्व कर सकता है ना। तो जो भी प्रोविजंस उसके थे वो इस पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे, बाकी किसी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई फर्क नहीं। तो देखो, जब मैं बात करती हूँ गाइज, अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए हो तो प्लीज पॉज करो वीडियो को एंड ब्रेक लीजिए जाकर। आपके पास स्पीड को इंक्रीज करने का भी ऑप्शन है, स्पीड को कम करने का भी ऑप्शन है, 2 बारी देखने का भी ऑप्शन है वीडियोस को, ठीक है, कैप्शंस रीड करने का भी ऑप्शन है, पॉज करने का भी ऑप्शन है। तो अपने राइट्स ध्यान में रखते हुए अपने कंफर्ट लेवल के साथ पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए। मगर एज अ टीचर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो बचपन से हम देते आ रहे हैं, स्पेशली 8th या 9th स्टैंडर्ड से जो हम लोगों ने देखा है कि हमेशा 3 आवर्स के सेशंस होते हैं, तो हमेशा 3 आवर्स के एग्जाम्स होते हैं, तो कम से कम 3 घंटे टिक कर बैठने की आदत तो डालिए। आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, मुझे 3 घंटे बैठना है तो बैठना है, मैं इस बीच में नहीं उठूंगा, बोरियत हो रही है, कोई बात नहीं, डीप ब्रेथ लो, मेडिटेट करो 1 मिनट के लिए और वापस से शुरू हो जाओ। उठ के नहीं जाऊंगा, यहाँ बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेता रहूंगा। तो यू नीड टू यू नो थिंक दैट वे ऑल्सो, थोड़ा सा। बाकी तो आपकी चॉइस है, विच एवर वे यू गाइज आर कंफर्टेबल, बट इन विच एवर वे योर करियर इज कंफर्टेबल। आप अपना कंफर्ट मत देखो, करियर का कंफर्ट देखो। करियर तभी बनेगा जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है एक आज एक क्योंकि अब ये ड्यूटीज राइट्स सब हो गया, रिवीजन भी हो गया, पर्सनल प्रॉफिट वाला सेक्शन 16 भी हमने कवर कर लिया, एक नया टॉपिक और करते हैं आज। क्या कि जब मैम रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कर ही रही हो, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, कैसे कैसे, किस किस वजह से होता है, ऐसे क्या क्या रीजंस है। तो देखो, वो रीजंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जब कोई नया पार्टनर आए या कोई पुराना पार्टनर चला जाए, इसका मतलब है क्या हो रहा है, हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म तब भी होता है जब मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर पार्टनरशिप एट विल जो है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए, या फिर फर्म के बिजनेस जो है ना वो चेंज हो जाए। तो और भी वजहों से होता है, मगर सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन की, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, किसी भी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली किस वजह से होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, जिसे मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जिसे मैं क्या कहती हूँ, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या फिर कोई दूसरा पार्टनर आपका छोड़ के जा रहा हो,
उसे मैं क्या कहती हूँ, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, या फिर मैं कहती हूँ रेजिग्नेशन ऑफ द पार्टनर, या फिर आपके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर क्या करें, किसी एक पार्टनर को उठाकर फेंक रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर। या फिर चौथा रीजन क्या होता है आउटगोइंग पार्टनर्स का, देखो इनकमिंग मतलब जो पार्टनर आ रहा है वो कैसे आएगा, जब एडमिशन होगा, क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर, तीन आउटगोइंग पार्टनर तीन तरीके होते हैं, सॉरी पार्टनर के जाने के चार तरीके होते हैं, एक रिटायरमेंट, एक हो गया एक्सपल्शन, एक हो गया डेथ, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास कि अगर पार्टनर आपका क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। तो बेसिकली ये पांच वजहें हैं, ये पांच रीजंस हैं जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब नया पार्टनर आपका आना चाहता है, कोई नया पार्टनर आना चाहता है। पार्टनर के पार्टनर को सब पार्टनर कहते हैं, वो फॉर्म का पार्टनर नहीं होता। तब भी मैंने समझाई थी ये बात आप सबको कि अगर कभी भी किसी नए पार्टनर को आना है ना, यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें है वरुण, अरुण और मोहन। ठीक है, अभी किसी एक नए पार्टनर का एडमिशन कराना है, सोहन का। तो अगर ये सोहन का एडमिशन आपको करवाना है ना, इसके दो तरीके हैं, देर आर टू मेथड्स ऑफ गेटिंग अ पार्टनर एडमिटेड इन द फॉर्म। एक तो क्या है, सिंपल सा मेथड है, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा, आपको नहीं पता क्या करते हैं नहीं करते हैं, आपने अग्रीमेंट में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो विश्वास का रिलेशनशिप होता है। वरुण को अरुण पे, अरुण को मोहन पे, मोहन को अरुण पे और वरुण पे ट्रस्ट है, इन तीनों को आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट है, इसीलिए इन तीनों ने मिलकर क्या की है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है। करेक्ट। अभी ये तीनों के बीच में एक नया पार्टनर अगर घुसना चाहता है तो इन तीनों का परमिशन लेना पड़ेगा ना, इम्पोर्टेंट है। कंपनी थोड़ी ना है कि शेयर बाहर की बाहर ही खरीद लिए, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यू नीड द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। लेकिन मैम, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स, लॉ मेकर्स कहते हैं एक और तरीका है, पहला तरीका तरीका तो यही है भाई सबकी कंसेंट ले लो, मगर एक तरीका और है। लॉ कहता है अगर पहले से एक्सप्रेस अग्रीमेंट बना हुआ है, मतलब अगर पार्टनर्स ने आपस में पहले से ही ये चीज डिसाइड कर ली थी, क्या डिसाइड कर ली थी, कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर भी अगर चाहे ना तो नए पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हैं, तो उस केस में पहले से अग्रीमेंट बना ही रखा है, तो ठीक है, सभी पार्टनर्स का कंसेंट लो, मतलब सॉरी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट लो और पार्टनर को अपॉइंट कर लो। देखो एग्जाम्पल देती हूँ इसका। सी, मेरे पास तीन पार्टनर्स हैं, है ना, वरुण, अरुण एंड मोहन। अभी यहाँ पे न्यू पार्टनर एक आना चाहता है और वो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सोहन। अच्छा, ये न्यू पार्टनर कब से ज्वाइन करना चाहता है, 1 जनवरी 2025 से। अब इसको अपॉइंट करने के लिए अगर सभी पार्टनर्स ने अपना कंसेंट दे दिया तो अच्छी बात है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, बिल्कुल ही, है ना। इसका अपॉइंटमेंट होना था 1 जनवरी 2025 को। सब पार्टनर्स मान गए, सब पार्टनर्स अवेलेबल थे, तीनों ने मिलकर जो है क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया और उस पर लिख दिया कि हम तीनों की सहमति से हम इस नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं, इसे अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि वरुण ने ना, ये बातें जब चल रही थी, आज चल रही थी मान लेते हैं 25 नवंबर को जब ये बातें चल रही थी, तब उस समय वरुण ने क्या बोला कि यार नया पार्टनर हम लाना चाह रहे हैं जनवरी में, मगर मैं तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होऊंगा,
वरुण अपनी फैमिली के साथ जो है न्यू ईयर मनाने के लिए, मान लीजिए किसी अब्रॉड, किसी भी अब्रॉड कंट्री में, ही इज विजिटिंग, तो ये तो 2 हफ्ते के लिए जा रहा है सीधा, ये 2 हफ्ते के लिए अब्रॉड जा रहा है, ये तो अवेलेबल ही नहीं होगा। अब पीछे से इस नए पार्टनर का एडमिशन कैसे लें बताओ? क्योंकि नए पार्टनर के एडमिशन, मैम अब आप कहोगे मैम ऑनलाइन भी तो साइन करके दे सकता है। हाँ, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर जो है किसी को पीडीएफ कर दिया या वर्ड फाइल लिख दी, साइन किया और वापस कर दिया। मगर उस जमाने के पर्सपेक्टिव से सोचो, जब 1932 में ये कानून आप लोगों का बना था, उस जमाने में ये प्रोविजंस नहीं हुआ करते थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफिकल्ट होती थी। तो उस जमाने के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस निकाले जाते थे। तो ये सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर वरुण, अरुण और मोहन, अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ऑल ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आज 25 नवंबर 2024 को एक अग्रीमेंट बना लें और उस अग्रीमेंट में अलाउ करें, अलाउ कर दें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अभी नहीं कर रहे हैं न्यू पार्टनर का एडमिशन, वो बस अलाउ कर रहे हैं क्या, अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विद मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, विद कंसेंट ऑफ, विद कन विद कंसेंट ऑफ, विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। अगर इस तरीके से आप लोगों ने आज की डेट में ये अग्रीमेंट बना लिया, कब, 25 नवंबर को, ये इस अग्रीमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि फ्यूचर में अब आगे चलकर कभी भी नया पार्टनर का अगर एडमिशन होगा तो वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट से भी वैलिड मान लिया जाएगा। अगर आपने 25 तारीख को वैसा अग्रीमेंट बना लिया तो अब 1 तारीख को वरुण कहीं भी चला जाए, उस समय ऑफिस में अरुण भी है और मोहन भी है, तो अरुण और मोहन मेजॉरिटी हो गई, 3 में से 2 मेजॉरिटी हो गई। ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर चाहे ना तो साइन करके अपॉइंटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर, अपॉइंटमेंट नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, एडमिशन लेटर प्रिपेयर करेंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और इस नए पार्टनर का, सोहन का, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर ही नए पार्टनर को अपॉइंट कर ले, तो उसके लिए पहले ही, उससे पहले चाहे एक दिन पहले ही बनाओ, एक ऐसा अग्रीमेंट बनाओ जिसमें सब पार्टनर्स के जो है सिग्नेचर्स होने चाहिए और उस अग्रीमेंट में आपके सभी पार्टनर्स मिलकर अपनी अपनी कंसेंट दे रहे हैं क्या, कि फ्यूचर में कभी भी नया पार्टनर लाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कंसेंट से भी काम चल जाएगा, 100% कंसेंट नहीं चाहिए होगा, मेजॉरिटी से चल जाएगा। तो दिस इज अबाउट द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर में सबसे पहला टर्म, और इनकमिंग में तो का मतलब ही होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अगर आपको किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन करवाना है तो सेक्शन 31 इज एप्लीकेबल फॉर दैट। सेक्शन 30 हमने पढ़ा था माइनर वाला, याद है, माइनर का एडमिशन किया था। सेक्शन 31 इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की मदद से नए पार्टनर का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से अग्रीमेंट में ये बात लिखी होनी चाहिए, तो आप प्रेजेंट में किसी नए पार्टनर को सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट से एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, मतलब मान लो अगर मेरे पास 40 पार्टनर्स हैं, उसमें से 25 ने भी हाँ कर दी तो नए पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा। बाकी के 14 15, जितने 15 जो भी बचे, अगर उन्होंने हाँ नहीं भी करी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सब ने मिलके पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया। लेकिन अगर आपस में आपस कुछ डिसाइड किया ही नहीं हुआ था इस बारे में, पार्टनरशिप डीड जब बनाई थी तो इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, आपने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रखा, तो भाई नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सभी पार्टनर्स का कंसेंट हो, एल्स नहीं आ सकता, एल्स नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास, मैम व्हाट आर द, ये जो नया पार्टनर आया है इसकी क्या राइट्स होंगी? सोचो, खुद सोचो इसके क्या राइट्स होंगे। अरे भाई, इसकी जो राइट्स हैं प्रॉफिट लेने के, बुक्स को चेक करने के, या
किसके बोलूँ मैं, राइट टू बी कंसल्टेशन, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इसके बाद जो भी राइट आएगा ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन। उससे पहले तो ना इसकी कोई राइट है और ना ही इसकी कोई ड्यूटी है। लेकिन अगर नया पार्टनर चाहे तो पुरानी ऑब्लिगेशंस अपने सर के ऊपर ले सकता है। मैम क्यों लेगा, क्यों लेगा बताओ, खुद सोचो। मान लो वो कैपिटल कम लेके आ रहा था, मगर वो पार्टनर बनना चाहता है। जो मोहन जिसको हम लेकर आ रहे हैं ना, मोहन जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म, सोहन, सोहन जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता है। अब यहाँ पर तो सभी पार्टनर्स ने अपनी अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। सोहन जो है इसने क्या बोला कि यार देखो, मैं पार्टनरशिप फॉर्म तुम्हारी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास जो है ना 2 लाख के अलावा अभी नहीं है पैसे। मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ, मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आगे के लॉसेस क्या, मैं पुराने लॉसेस भी बियर करने को तैयार हूँ, कुछ हद तक 3 लाख तक के मान लो, क्योंकि मैं 2 लाख तक का ही जो है सैलरी ला पा रहा हूँ। तो मैं जो 3 लाख तक के लॉसेज है ना, या लाइबिलिटीज, लॉसेज नहीं लाइबिलिटीज, वो मैं अभी बियर करने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे करके ही तो देना है ना, एक साथ तो नहीं देना। एक साथ देना होता तो मैं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो 2 ही लाख है। तो ऐसा होता है। जनरल रूल क्या है कि नया पार्टनर जब आता है ना, जिस दिन से उसका एडमिशन हुआ उसी दिन से उसके राइट्स और लाइबिलिटीज अराइज होते हैं। लेकिन अगर चाहे तो पुराने डेब्ट्स के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। पुराने डेब्ट्स जो है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, उनकी लाइबिलिटी को एज्यूम कर सकता है, ले सकता है। दे में, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द इनकमिंग पार्टनर मे एज्यूम लाइबिलिटी ऑफ द पास्ट डेब्ट्स। कैसे, खुद उसके अकेले डिसाइड करने से नहीं होगा, ठीक है। जिसके लिए थी द क्रेडिटर ऑफ द फॉर्म, पुराने पार्टनर्स यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और जो भी इनकमिंग पार्टनर, ये तीनों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट बनेगा प्रॉपर, तब जाकर वो अग्रीमेंट वैलिड होगा। उसे मैं कहूंगी नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों मैम, नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट था क्रेडिटर के बीच में और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्रेडिटर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और न्यू पार्टनर के बीच में। तो जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस होके नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज दी व्हाट, ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्रेडिटर ने क्रेडिट पे गुड्स दिए थे और बदले में प्रॉमिस लिया था कि भाई मेरी पेमेंट करोगे तुम। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के कॉन्सेप्ट में आपको दो बातें दिमाग में बैठाने वाली है। पहले आपको मोड ऑफ एडमिशन के बारे में ध्यान रखना है कि एक नए पार्टनर का एडमिशन कैसे हो सकता है। अगर आपके पार्टनर्स ने पहले से अग्रीमेंट बना रखा है, सबने मिलकर एक अग्रीमेंट ऐसा बनाया था कि हम मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स भी को परमिशन देते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर भी किसी नए पार्टनर को ला सकते हैं, तो ठीक है। नहीं किया आपने आपस में मिलकर डिसाइड, देन द न्यू एडमिशन कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की राइट्स हो चाहे लाइबिलिटीज हो, उस दिन से अराइज होती हैं जिस दिन से उसने एडमिशन लिया है, जिस दिन से उसने एडमिशन लिया है। वो पुराने डेब्ट्स के लिए या पुरानी राइट्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा, पुराने डेब्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन अगर, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर ऐसा कभी होता है तो वो पुराने डेब्ट्स के लिए भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर सकता है, वो लाइबिलिटी बियर कर सकता है। मगर पुराने उस क्रेडिटर की, पुराने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी और खुद की, इन तीनों का कंसेंट होगा। इन तीनों का कंसेंट होगा तब कहीं जाकर एक ट्री पार्टी अग्रीमेंट बनेगा फॉर द पास डेब्ट्स ऑफ द, दिस इज द मोड ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। रिवाइज भी कर लिया हमने। अब आती है बात कि मैम रिटायरमेंट कैसे होगा, क्या हम रिजाइन कर सकते हैं, तरीका है हमारे पास रिजाइन करने का, अरे है तो सही। देखो मोड्स ऑफ रिटायरमेंट की जब मैं बात करती हूँ, तो मोड्स ऑफ रिटायरमेंट में मेरे पास पहले दो तरीके देखो। अगर मेरी पार्टनरशिप एट विल है तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है।
पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो पब्लिक नोटिस देगा और उस पार्टनरशिप फॉर्म से अपने सारे रिश्ते खत्म कर सकता है। तो पार्टनरशिप एट विल में विद ओनली पब्लिक नोटिस, विद ओनली पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट इज पॉसिबल। सिर्फ पब्लिक नोटिस दीजिए और फॉर्म से अपने रिश्ते खत्म कर लीजिए। अब दुनिया नज़र में भी, दुनिया जहां के लिए भी अब आप इस फॉर्म के पार्टनर नहीं रहे। तो बड़ा आसान है, निकल कर जा सकते हो। इसका फ़ायदा भी है कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे पार्टनर्स फ्रॉड कर रहे हैं, गलत है, मेरी इनसे बन नहीं पा रही है, मुझे जाना है छोड़ के, तो ठीक है, पब्लिक नोटिस दीजिए, निकल जाइए। इसका नुकसान भी है कि कई बार ये आपका पार्टनर जो है वो बीच में आपको छोड़कर चला जाएगा। अभी तो शुरू किया था, अभी तो खर्चे होने शुरू हुए थे, अब वो पार्टनर जाना चाहता है। ऑब्वियसली अब ये पार्टनर जाएगा, रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायर कर रहा है, रिजाइन मार रहा है, तो ये जब जाएगा तो इसके हिस्से का कैपिटल जो इसने लगाया था वो भी वापस करना पड़ेगा। इसके हिस्से का प्रॉफिट जो थोड़ा बहुत अभी तक कमाया था वो भी इसको देना पड़ेगा। अगर लॉसेस होंगे तो वो भी आप कहीं ना कहीं इसकी कैपिटल से रिकवर करोगे। मगर बिजनेस पे ध्यान लगाने की बजाय आपका सारा ध्यान अब इसमें चला जाएगा कि इसको विदा कैसे करें, इसको बाय बाय कैसे करें, कैसे इसका कैपिटल प्रॉफिट लॉसेस जो भी करना है वो सेटलमेंट अकाउंट्स का करें। तो फायदे भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, इनके नुकसान भी होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मोड्स की, क्या तरीका है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, तरीके क्या क्या है। अगर मेरी पार्टनरशिप एट विल है तो पब्लिक नोटिस दीजिए और अपने रिलेशंस आप एंड कर लीजिए। लेकिन अगर मेरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो इस केस में क्या होगा, आपको अगर इस फॉर्म को छोड़ के जाना है, देखो फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी और अब तुम उसको पहले ही छोड़ के जाना चाहते हो। मैंने पार्टनरशिप बनाई थी 5 साल के लिए, अब हमारा पार्टनर पहले ही छोड़कर जाना चाहता है। 3 साल बाद ही वो कह रहा है कि मुझे तो जाना है जी, मैं नहीं कर सकता और 2 साल के लिए, आई वॉन्ट टू लीव। तो आपका अगर जो एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है ना वो जा सकता है, कैसे, बाकी के सभी पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, जो जितने भी बचे हुए पार्टनर्स है ना उन सब का कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब मान लो मेरे पास 48 पार्टनर्स हैं, एक छोड़ के जाना चाहता है, तो वो जो एक पार्टनर आपका जाना चाहता है ना उसको पहले 47 पार्टनर्स का रिटर्न में कंसेंट चाहिए, तभी वो जा पाएगा, वरना वो नहीं जा, चाहे कुछ कर ले नहीं जा पाएगा। सोच समझ के करी थी ना पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन आप। लेकिन मैम क्या कोई और भी तरीका अवेलेबल है? यस। अगर आपका पहले से सभी पार्टनर्स ने मिलकर कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट बनाया हुआ है कि फ्यूचर में कोई अगर जाना चाहे तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की परमिशन लेकर भी वो जा सकता है, तो ठीक है। यानी कि अगर ये रिटायरमेंट लेना चाहता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को छोड़ के जाना चाहता है, तो उससे पहले कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो सभी पार्टनर्स के बीच में होगा। 48 पार्टनर्स के बीच में 25 नवंबर को ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, या मान लो 25 नवंबर को भी नहीं, जब पार्टनरशिप डीड बनाई थी ना तब की कहानी बता रहे, तब का एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। और वो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का क्या कहता है कि फ्यूचर में कभी भी कोई पार्टनर अगर छोड़ के जाना चाहता है देन दैट पार्टनर नीड्स द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। कंसेंट किसका चाहिए? ऑल पार्टनर्स का चाहिए? ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए? नहीं, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब अगर, मतलब कहने का क्या मतलब है कि अब 48 में से एक अगर जाना भी चाहता है तो इस 47 में से अगर आपके 24 लोगों ने भी बोल दिया, 24 लोगों ने भी बोल दिया ना, 24, 50% तो यही हुआ। 47 में से अगर 24 लोगों ने भी ये कह दिया कि भाई जाओ, कोई टेंशन नहीं है जाओ, तो जाओ। फिर आपको बाकी के पूरे 48 मतलब पार्टनर्स का कंसेंट लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा मैम, इसके राइट्स क्या होते हैं और इसकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑब्वियसली जिस दिन ये छोड़ के गया उसी दिन से इसके सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज खत्म हो जाते हैं। देखो एक रिटायरिंग पार्टनर जो होता है, जो आउटगोइंग हो गया, मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है प्रोवाइडेड
फॉर्म का नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, खुद उससे जुड़ा हुआ था वो नहीं मेंशन करेगा, और फॉर्म के जो फॉर्म छोड़ी है ना उसके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन मैम इसकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या हैं वो मैंने आपको जैसे बताया, अप टू इसकी जो भी राइट्स हैं इसके जो भी लाइबिलिटीज हैं वो हैं अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। वो सिर्फ कब तक है? अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। देखो पब्लिक नोटिस इस केस में भी देना है, इस केस में भी देना है, इस केस में भी देना है, तीनों केसेस में देना है। पहले केस में बस ये है कि आप सिर्फ पब्लिक नोटिस देके फॉर्म से अपने रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में सिर्फ पब्लिक नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, पहले परमिशन लेकर आइए, या तो मेजॉरिटी की या तो ऑल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स की। ठीक है, तो जिस दिन से आपने पब्लिक नोटिस दे दिया ना उसी दिन से आपके रिलेशनशिप अंत हो जाएंगे। उस दिन तक, उसी दिन से एंड हो गए, उससे पहले तक आपने रिजाइन मार दिया 1 जन को, आपने 1 जन को रिजाइन मार दिया तो इस रिटायरिंग पार्टनर की लाइबिलिटी सिर्फ 31 दिसंबर तक की बनती है, उससे बात की नहीं है। उसके बाद मेरी फॉर्म में प्रॉफिट्स हुए तो भी इसको नहीं मिलेंगे, लॉसेस हुए तो भी इसके ऊपर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इसने अगर पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं तो इसके सारे लॉसेस बियर करेगा तब तक जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। और अगर इसने पब्लिक नोटिस दे दिया, ठीक है, उसके बाद इसका काम तो खत्म। जो बचे हुए मेरे रिमेनिंग फॉर्म है, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनको अकाउंट सेटल करने होंगे। अगर इन्होंने अकाउंट सेटल कर दिए तो ठीक, भूल गए नहीं कर पाए टाइम से, तो जब तक अकाउंट सेटल्ड नहीं होगा ना, मान लो अकाउंट सेटल करने में मार्च लगा दिया तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का, इस इसके तुमने 3 महीने से तुम इसके पैसे रख के बैठे हो, तुमने इसको अभी तक दिए नहीं। इसने अगले ने 31 दिसंबर को रिजाइन मारा था, तुम इसकी अकाउंट सेटल कर रहे हो मार्च में, तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने से तुम इसकी पैसा रख के बैठे हो। तो या तो इसके हिस्से की जो कैपिटल थी ना, प्रॉपर्टी थी जो इसके हिस्से की, या तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भरो, 6% तक का इंटरेस्ट भरो, या फिर इन 3 महीने में तुमने जो भी प्रॉफिट्स कमाए वो उसी रेशियो में इसके साथ शेयर करो जो इसका रेशियो पहले था। वो 40% था तो 40, 20 था तो 20। तो ये इसकी चॉइस है, ये प्रॉफिट्स लेगा, प्रॉफिट्स का हिस्सा लेगा, या प्रॉपर्टी के ऊपर 6% लेगा। मगर ये कब होगा? जब इसने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर दी हैं। पब्लिक नोटिस देना था वो इसने दे दिया, पिक्चर एंड। राइट, सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में कोई बहुत ऐसा टेंशन नहीं, क्योंकि ये पॉइंट्स हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, फिर रिवाइज करा देती हूँ। 30 में था माइनर ऑफ द पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर। 31 में क्या था? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो हमने रिवाइज कर लिया। 32 इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, तरीका क्या है? इसमें भी आपको सबसे पहले मोड्स याद रखने हैं। सबसे पहला तरीका, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ही कैन रिटायर विद ओनली गिविंग अ पब्लिक नोटिस। अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ही कैन रिटायर कैसे? he can resign or he can go out of the partnership by taking the consent of all the remaining partners। मगर अगर फर्म ने पहले से ही पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसा क्लॉज डाला हुआ था that with the majority of all the partners the firm can retire one of the partners or can allow one of the partners to go, तो फिर आप ऐसे कर लो। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में है। और इसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज अप टू द डेट ऑफ द रेजिग्नेशन, अप टू द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस। जिस दिन पब्लिक नोटिस दे दिया उस दिन से ही आपके रिश्ते खत्म हो गए फॉर्म के साथ। अब आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, बस 3 कंडीशन वो वाली याद रखना। क्या अब आपका हिस्से का प्रॉफिट और कैपिटल आपको वापस मिलना चाहिए? हाँ मिलना तो चाहिए। नहीं दिया तो फॉर्म से हम क्या लेंगे? जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, या तो प्रॉपर्टी के ऊपर 6% इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट का हिस्सा एट द सेम रेशियो ही वाज गेटिंग अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्म से निकाल देना। अब देखो आइडली अब मैं बोलूं, पहली बात तो एक्सपल्शन अलाउड ही नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है, देखो बताती हूँ आपको एक बात, लॉ कहता है जितने भी पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं ना,
वो एक दूसरे के एम्प्लॉय नहीं है। मतलब आप ऐसा ही कोई एम्प्लॉय नहीं है कि आपने कभी भी उठा के फेंक दिया, कभी भी उठा के, लिटरली निकालना ही होता है ना। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन का मतलब होता है निकालना। इसका मतलब क्या होता है? निकालना। अगर आपके मान लेते हैं अरुण, वरुण, ठीक है, मिलकर सोचते हैं कि हम मोहन को निकाल देते हैं, ठीक है, अब तो एक और पार्टनर आ गया था ना, सोहन भी आ गया था। अरुण वरुण, अरुण वरुण और सोहन, इन तीनों ने मिलकर सोचा कि हम मोहन को निकाल देंगे। तो जनरल रूल ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पर मैम ऐसा क्यों सोचेंगे? वो कोई भी रीजन हो सकता है। तुम्हें पता है कैसा केस स्टडी आया था? मैं केस स्टडी बताती हूँ तुम्हें। एक केस स्टडी आई थी सीए के बच्चों के एग्जाम में। क्या केस स्टडी थी कि एक ना ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ये चारों पार्टनर्स हैं, इस पार्टनरशिप फॉर्म की ना कोई पार्टी वार्टी हुई थी, एनुअल पार्टी हुई थी। तो ये चारों आए थे, इन चारों की बीवियां भी आई थी, इनके बच्चे भी आए थे, घर परिवार सब, सारे एम्प्लॉयज आए थे, काफी क्राउड आया था। उस पार्टी में हुआ क्या, वरुण की जो वाइफ है वो, सॉरी, हाँ, वरुण की जो वाइफ है वो मोहन की वाइफ के साथ भिड़ गई, लड़ाई हो गई। अब जब दोनों बीवियों में फाइट हो गई तो इस बीवी ने जाकर अपने हस्बैंड से बोला, इस बीवी ने जाकर अपने हस्बैंड से जाके शिकायत करी। दोनों बीवियों ने अपने अपने हस्बैंड से जो है कंप्लेन किया कि भाई देखो देखो, ऐसे तुम्हारे पार्टनर की वाइफ ने, दिस इज व्हाट शी हैज डन, शी वाज फाइटिंग विद मी इन द पार्टी एंड ऑल। तो वरुण की जो वाइफ है उसने वरुण को इतना कन्विंस कर लिया, इतना कन्विंस कर लिया कि भाई देखो, मोहन की वाइफ ने परेशान किया, फाइट किया, इंसल्ट किया मेरा, ये वो, ऐसे करके कि वरुण को गुस्सा आ गया। वरुण गया अरुण के पास और इसको कन्विंस किया कि यार मोहन वैसे भी करता क्या है, निकालो उसको फॉर्म से बाहर, उसकी बीवी ने मेरी बीवी की इंसल्ट की थी। इन दोनों ने फिर मिलके, अरुण और वरुण ने मिलकर सोहन को भी कन्विंस किया कि यार मोहन को बाहर निकालो, हमें जरूरत नहीं है, हम तीनों मिलके फॉर्म अच्छे से चला लेंगे। सोचो, एक पर्सनल फाइट की वजह से बिजनेस के रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, हम सुनते रहते हैं अक्सर। तो अब आप मुझे बताइए, जस्ट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स चाहते हैं, मेजोरिटी क्या, सारे ही है, तीनों, अरुण वरुण सोहन तीनों ही चाहते हैं कि हमें किसी एक पार्टनर को निकाल दे, तो क्या आप कर सकते हैं? जर्नल रूल कहता है एक्सपल्शन इज नॉट अलाउड, एक्सपल्शन इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट वैलिड, ऐसे नहीं हो सकता। आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, नहीं करना मोहन के साथ काम, पूरी फॉर्म डिसॉल्व कर दो और बाद में आप तीनों मिलके अपनी नई फॉर्म बना लेना, लेकिन निकाल नहीं सकते आप उस फॉर्म में से, ऐसे नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। लेकिन हाँ, इस जर्नल रूल की हमारे पास है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन ये कहती है, क्या कहती है एक्सेप्शन, देखो, कि अगर पहले से ही पार्टीज ने कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था कि फर्म की भलाई के लिए अगर जरूरत हुआ तो हम किसी पार्टनर को निकाल भी सकते हैं। कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। मतलब ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए पहले से ही, मतलब पहले से वो कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया होगा? पहले से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा तो वो चारों ने बनाया होगा ना, अरुण ने भी, वरुण ने भी, सोहन ने भी, मोहन ने भी, उन चारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया होगा। कि फॉर्म की भलाई के लिए अगर जरूरी लगा ना, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर भी, गुड फेथ का मतलब क्या है? विद ऑनेस्ट रिव्यू, विद ऑनेस्टी, फॉर्म की भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि आप जो कर रहे हो फॉर्म के लिए कर रहे हो? आप अच्छी इंटेंशन के साथ करो। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? विद गुड इंटेंशंस, विद जेन्युइन इंटेंशंस। आप जेन्युइन और गुड इंटेंशंस के साथ, आप अपनी कोई पर्सनल ईगो नहीं निकाल रहे हो, आप जो कर रहे हो फॉर्म के लिए कर रहे हो। आप इस पार्टनर को निकाल रहे हो तो इसलिए ताकि फॉर्म का भला हो जाए, बस, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि जनरल रूल कहता है एक्सपल्शन इज नॉट अलाउड। एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? अपवाद। एक्सेप्शंस क्या कहती है कि अगर पहले से पार्टनर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, देन विद द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट मिलकर
और फॉर्म के विद गुड इंटेंशंस अगर आप ये काम कर रहे हो तो ठीक है, एक्सपल्शन भी अलाउड है। जैसे मान लो कि वरुण को पता लगा, पार्टी वार्टी की बातें छोड़ो, वरुण को पता लगा कि मोहन जो है वो फ्रॉड कर रहा है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशंस कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है भाई, ही इज डूइंग ऑल रॉन्ग, ही इज डूइंग वेरी रॉन्ग, और वरुण ने ये बात प्रूव भी कर दी। अगर ये नहीं गया, अगर इसको नहीं निकाला, तो ये लॉस बियर करता रहेगा, और वो लॉस फिर हम चारों में बटेगा। अगर वरुण को ऐसा लगता है तो उस केस में क्या होगा, लॉ कहते हैं पहली बात, अपने पर्सनल ईगोज के लिए आप किसी को नहीं निकाल सकते, जो करना है फॉर्म की भलाई के लिए करो। फॉर्म का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, यानी कि गुड गुड फेथ का टेस्ट करा रहे हैं अब हमें, कि आपने अगर पार्टनर को निकाल रहे हो तो इसलिए क्योंकि आप फॉर्म के बारे में सोच रहे हो, वो एक्सपल्शन इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। आप उसको इसलिए निकाल रहे हो कि उसमें फॉर्म की भलाई होगी, सभी पार्टनर्स की भलाई होगी, सिर्फ एक अकेले पार्टनर की नहीं। और जिसको आप निकाल रहे हो, जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, उसको निकालने से पहले आपने उसे नोटिस दिया है। नोटिस का मतलब क्या होता है, उसकी नॉलेज में ये बात डाल दिया है आपने कि भाई देख, हम तेरे को निकालने का सोच रहे हैं, क्योंकि तेरी वजह से, तेरी गलतियों की वजह से एक नहीं, दो नहीं, 10-10 दफे हमें लॉस हो चुका है, और जिस तरीके से तुम कर रहे हो ना काम, ये इट इज नॉट गुड फॉर द फॉर्म, और तुम मानते भी नहीं हो, तुम्हें कुछ समझाओ तो हमारी बननी पारी, प्लीज जाओ इस फॉर्म को छोड़ के। तो लॉ कहता है कि अगर आप उस फॉर्म के, अगर आप उस स्टूडेंट को 5 मिनट्स, फाइन, अगर आप वो फॉर्म से वो पार्टनर अगर आप निकालना चाहते हैं, देन फॉर दैट मैटर you need to prove that whatever the decision is being taken, that is being taken in the interest of the partnership। और वो आपने निकालने से पहले आपने उस पार्टनर को नोटिस दिया था, उसे बोलने का मौका भी दिया था, he was being provided with the opportunity of being heard, उसको अपनी बात कहने का आपने मौका दिया था। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल कर दी तो हम कहेंगे कि आपने ये जो डिसीजन लिया वो गुड फेथ में लिया, तो हम कहेंगे आपने ये जो भी डिसीजन लिया गुड फेथ में लिया है। ठीक है, फिर सिर्फ गुड फेथ काफी नहीं है, यू नीड द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, और वो भी तब जब पहले से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ हो। तो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इज नॉट अलाउड जनरली। एक्सेप्शंस कहती हैं 3 कंडीशंस फुलफिल करो। 1, पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, आप लोगों ने अपने पार्टनरशिप के डीड में ये क्लॉज था कि इन फ्यूचर अगर फॉर्म की भलाई के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा तो हम ये भी स्टेप उठाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर अगर चाहे किसी एक पार्टनर को निकाल भी पाएंगे, लेकिन वो फॉर्म की भलाई के लिए होना चाहिए। निकालने से पहले उसको, इंसान को नोटिस दो, पार्टनर को, और उसको भी अपनी बात कहने का मौका दो, हो सकता है कोई गलत फहमी हो, वो ठीक हो जाए। तो अगर ये सब सर्कमस्टांसेस होते हैं देन आप पार्टनरशिप फॉर्म से उस पार्टनर को निकाल सकते हैं। आपने उसे मौका दिया बोलने का, तब भी वो कन्विंस नहीं कर पाया, उसके हिस्से के सारे फ्रॉड्स भी सामने आ रहे हैं, और भाई उसको निकालना बेटर है, वरना सबका नुकसान होता रहेगा, तो ठीक है फिर निकालो, वो एक्सपल्शन आपकी वैलिड मानी जाएगी। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल ईगो के लिए सेटिस्फाई करने के लिए कोई काम कर रहे हो, बीवी ने बोला था, बहन ने बोला था, पापा ने बोला था इसलिए कर दिया, पापा ने कहा था उसको निकाल दो, ऐसे तो ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर का गुलाम नहीं है, यू ऑल आर एट द इक्वल लेवल। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ऐसा एक्सेप्शन हो तो। अब लास्ट, सेक्शन 34 एंड 35, अगर किसी पार्टनर, कोई पार्टनर अगर आपका, देखो ये वो दोनों केसेस है जिसमें ना पब्लिक नोटिस देने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती पब्लिक नोटिस देने की जरूरत। और जिस दिन से ये जा रहे हैं, या तो इंसॉल्वेंसी हो रही है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर पर्सनली इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसके अभी एसेट्स जो हैं वो इनसफिशिएंट है टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, या फिर मान लो किसी पार्टनर की डेथ ही हो गई, तो जर्नल रूल ये कहता है डेथ ऑफ इवन अ सिंगल पार्टनर, मैं दोनों सेक्शन साथ में करा रही हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर है, कोई अगर एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाता है
तो पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। कोई अगर एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ और डिसाइड कर रखा है, यानी कि सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स, अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, देन विद द डेथ ऑफ इवन अ सिंगल पार्टनर, with the insolvency of even a single partner, the whole firm will get dissolved। ठीक है। अगर फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, चलती रहती है चलती रहती है, तो ये मान के चलिए इन लोगों के जब ये इंसॉल्वेंट हुए, जिस डेट पे हुए या जिस डेट पे इनकी डेथ हुई, ये तभी तक की इनके राइट्स होंगे और तभी तक की इनकी लाइबिलिटीज होंगी। पब्लिक नोटिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। जो इंसान की डेथ हो गई वो पब्लिक नोटिस कैसे देगा? और जो इंसान इंसॉल्वेंट हो गया सेक्शन 34 के हिसाब से, आप खुद सोचिए, जो इंसॉल्वेंट होता है ना उसका पेपर में वैसे ही आ जाता है, उसे अलग से पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो इसी टॉपिक का एक पार्ट है, उससे स्टार्ट करूंगी और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। स्माइल, द टॉपिक इज ओवर। Thank you so much everyone. It was really pleasure teaching you all. Goodbye.